हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 37, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्लास के बारे में। वेक्टर क्लास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का हिस्सा है और आज हम इसको कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर क्लास क्या है? ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले कुछ लेक्चर्स में कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में जितनी क्लासेस हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं इटरेटर, एक को बोलते हैं एल्गोरिथम और एक को बोलते हैं कंटेनर, जिसमें से वेक्टर क्लास कंटेनर की कैटेगरी में आती है। और वेक्टर क्लास कंटेनर की कैटेगरी में जितनी भी क्लासेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली जनरलाइज्ड क्लास है। ऑब्वियसली हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं तो ये एक टेम्पलेट है, यानी क्लास टेम्पलेट हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि क्लास टेम्पलेट्स क्या होते हैं। यानी एक ऐसी क्लास जो बहुत ही जनरलाइज्ड बनाई है अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए भी। अब जो खास बात है, क्योंकि आप इससे पहले एरे नाम की क्लास देख चुके हैं, तो आपको याद होगा जब हम एरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हम एक फिक्स साइज का एरे बना पाते थे। एरे की प्रॉपर्टी क्या थी? एरे अगर हम बनाएंगे तो उसका साइज जो भी होगा वो बनाते वक्त हमें क्लियर करना होता है। जैसे हमने एक एरे बनाया और हमने मेंशन किया कि भाई ये साइज होगा इसका 5, मतलब इसमें 5 ब्लॉक्स होंगे। तो ये बन गया हमारा एरे। और इसके एक एक ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए मेरे पास होगा इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इसके ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि जब मैं एरे में कुछ वैल्यू रखना चाहता हूँ तो मुझे एरे बनाते वक्त ही तय करना होता है कि इसका साइज़ क्या है। तो अगर मैंने इसका साइज़ 5 दे दिया है तो ज़रूरत पड़ने पर मैं इसका साइज़ बढ़ा घटा नहीं सकता। सोचिए एक ऐसा प्रोग्राम हमको बनाना है जिसमें हमें यूज़र से कुछ डेटा एंटर करवाना है, पर डेटा कितना एंटर करवाना है ये हमें पहले से नहीं मालूम। तो आप एरे किस साइज़ का बनाएंगे? अगर आप एरे का साइज़ रखते हैं 5, तो हो सकता है यूज़र को वैल्यू एंटर करनी हो 5 से ज़्यादा। तो आपने कहा कि नहीं, हम एरे बहुत बड़ा बनाएंगे, तो ये तो मेमोरी का वेस्टेज होगा, क्योंकि हो सकता है कि एक्चुअल में वैल्यूज़ बहुत कम एंटर करनी हो। ऐसे में हमें ये समझ में आता है कि हमें एक मेमोरी में फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है कि जितना डेटा रन टाइम पे यूज़र एंटर करना चाहे उतना साइज़ इस एरे का हो जाए। पर ये एरे तो फिक्स लेंथ का होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारी वेक्टर क्लास। वेक्टर क्लास डायनेमिक एरे के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। अभी डायनेमिक एरे होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। डायनेमिक एरे का मतलब ये है कि इनिशियली जब एरे बनता है तो उसकी कुछ कैपेसिटी होती है। मैंने क्या बोला? कैपेसिटी। कैपेसिटी मान लीजिए इनिशियली है 1। तो जो एरे बनेगा, जो वेक्टर बनेगा, इसको हम वेक्टर बोलेंगे बेसिकली, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एरे का मतलब हो जाएगा जिसकी लेंथ फिक्स है, और वेक्टर की मतलब है जिसकी लेंथ फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है। तो कैपेसिटी 1 बोला तो एक वेक्टर बनेगा जिसमें एक ही वैल्यू रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें 2 वैल्यू रखनी है, तो ये जगह कम पड़ती है। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब आप दूसरी वैल्यू रखना चाहेंगे तो वेक्टर उस वैल्यू को रखने के लिए अपने साइज को ग्रो करेगा, इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज कैसे करेगा? जो कैपेसिटी है उसका डबल कर देगा। डबल कर देगा तो एरे का साइज हो जाएगा 2। अब इसमें 2 ब्लॉक्स। अब मान लीजिए 2 वैल्यू यूजर ने एंटर कर दी हैं। अब यूजर तीसरी वैल्यू भी एंटर करना चाह रहा है, तो जो एरे की अभी कैपेसिटी हो चुकी है वो है 2। तो वेक्टर कैपेसिटी को डबल कर देगा। यानी हर बार जब मेमोरी पूरी फिल हो जाती है और हमें और वैल्यू उसमें रखनी होती है तो एरे के साइज को वो कर देता है डबल। और ये डायनेमिकली होता है रन टाइम पे। तो जब डबल करेंगे तो अभी 2 है तो 2 से सीधे 4 हो जाएगी। तो हो सकता है कि हमारे को 3 ही वैल्यू रखनी हो, लेकिन इसका साइज कभी 3 नहीं होगा। इसमें कितनी वैल्यूज रखी जा सकती हैं? 4। इसकी कैपेसिटी 4 होगी। यानी 2 के बाद डबल होके इसकी कैपेसिटी 4 हो गई है, भले ही आपको 3 वैल्यू रखनी हो। अब कैपेसिटी 4 होने का मतलब क्या है? आपने 3 वैल्यू रखी है तो अभी आप एक वैल्यू और रख सकते हैं। अगर एक और वैल्यू रखेंगे तो
इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी जगह है। जब तक जगह है इस एरे में तब तक आपको इसको रीसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मान लीजिए चौथी वैल्यू भी फिल हो गई। अब जब पांचवी वैल्यू इसमें रखने की बात आएगी तो ये साइज फिर से डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा मतलब 4 का 8 हो जाएगा। तो देखिए मैंने 8 ब्लॉक्स बना दिए, यानी कैपेसिटी की नई वैल्यू हो गई 8। गॉट इट। अब मेरे को पांचवी वैल्यू रखनी थी, वो मैंने रख दी। स्टिल मेरे पास 3 ब्लॉक्स और हैं। अगर और 3 वैल्यूज आती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वेक्टर के साइज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं 3 वैल्यूज उसमें रख पाऊंगा। तो एक लिमिट तक, एक समय तक मैं उसमें वैल्यू रख पाऊंगा, और फिर जब ये पूरा फिल हो जाएगा और फिर एक और वैल्यू रखनी होगी तो फिर इसका साइज डबल हो जाएगा। अभी 8 था तो 8 से बढ़कर 8 और बढ़ गया, मतलब उसका डबल हो गया, 16 हो गया। तो ये देखिए 16 ब्लॉक्स बन गए। तो यहां पर हम कैपेसिटी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। कैपेसिटी की वैल्यू हो गई 16। ठीक, और फिर हम वैल्यूज रख सकते हैं। तो इस तरीके से वेक्टर अपने साइज को चेंज करता रहता है। तो ये जो है ये है डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे यानी रन टाइम पे जिसका साइज ग्रो होता है। ये लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट से काफ़ी अलग है। लिंक लिस्ट में जहां एक एक वैल्यू के लिए एक एक नया ब्लॉक बनता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ एक साथ काफ़ी सारे ब्लॉक्स बन जाते हैं और फिर जब तक वो पूरा फिल नहीं होता तब तक हमें फर्दर मेमोरी में मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है, यानी जहाँ एक तरफ एरे हम बनाते हैं तो एरे में साइज फिक्स हो जाता है। लिंक लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे साइज फिक्स तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। हर एक नई वैल्यू के लिए आपको एक नया ब्लॉक क्रिएट करना होता है। डायनेमिक एरे इन दोनों के बीच की चीज़ है कि एरे बना लिया, उसका साइज़ कुछ है, जब तक वो पूरा फिल नहीं हो जाता तब तक हमें रीसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेमोरी में चेंजेस करने की ज़रूरत एक इंटरवल के बाद ही पड़ती है। तो ये आपको समझ में आया होगा डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट। तो ये जो वेक्टर क्लास है ये भी एरे की तरह है, लेकिन इसमें डायनेमिक एरे इंप्लीमेंटेड है। जबकि एरे क्लास के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका साइज फिक्स हो जाता है, तो उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी को ग्रो कर सकें या श्रिंक कर सकें। लेकिन वेक्टर में ये फैसिलिटी है, इसलिए वेक्टर ज़्यादा यूज़ में आती है। तो वेक्टर जब हम बनाते हैं तो हमें साइज बताना भी ज़रूरी नहीं होता। आइए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं और उसमें आपको बताता हूं कैसे हम वेक्टर की कोडिंग में इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एक क्लास बना रहा हूं। सबसे पहले C++ का प्रोग्राम अगर बना रहे हैं और कहीं पर भी आपको लिखना है Cout या Cin, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप IOStream को इंक्लूड करें। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अब मैंने बनाया int main। अब मैं फंक्शन के अंदर कोडिंग करना चाह रहा हूं। मैं सबसे पहले एक वेक्टर बनाना चाहता हूं। वेक्टर बनाने के लिए आपको लिखना होगा वेक्टर, और टेम्पलेट है इसलिए आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे डेटा टाइप की वैल्यू, यानी इंट है, फ्लोट है, कैर है, स्ट्रिंग है, या किसी भी टाइप का, कोई क्लास टाइप भी हो सकता है। तो मैंने लिखा इंट। दैट मीन्स मैं कुछ इंटीजर वैल्यूज इसमें रख सकता हूँ, और मैंने वेक्टर का नाम रख लिया v1। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया? v1। अच्छा, लेकिन मैं अगर वेक्टर को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, फिलहाल ये एरर देगा। मुझे क्या करना होगा? मुझे एक हेडर इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम है वेक्टर। ठीक है, अब ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये v1 बन गया, लेकिन ये v1 में मैंने कोई साइज मेंशन नहीं करा है। जैसे एरे बनाते हैं तो साइज मेंशन करते हैं, लेकिन वेक्टर बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई साइज मेंशन करें। तो ये 0 लेंथ का एक वेक्टर बन गया है, इसका कोई साइज नहीं है। ठीक है, तो कोड बिलो, ये वाला जो कोड है जो अभी मैंने लिख के बताया, विल क्रिएट अ ब्लैंक वेक्टर। गॉट इट। अब अगर मैं चाहूँ तो वेक्टर को बनाते वक्त इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल दिख रहा है, मैंने यहाँ वेक्टर बनाया v नाम का, और यहाँ पे मैंने टाइप दे दिया स्ट्रिंग। तो मैं इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैंने बनाते वक्त इनिशियलाइज करा है, ऐसा हम यहाँ पर भी कर सकते थे। यानी v1 जब मैंने बनाया उसी वक्त अगर आप उसको इनिशियलाइज करना चाहते हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है और जो वैल्यूज़ लिखनी है वो वैल्यूज़ लिख दीजिए। तो ये अब वेक्टर बन गया और उसमें 3 वैल्यूज़ इनिशियलाइज भी हो गई। अगर मैं इस समय जानना चाहूँ
कि कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर रखी हुई हैं, तो वो भी जानने के लिए हमारे पास कोई फंक्शन होंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी एक एरे बना, उसके अंदर 10, 20, 30 वैल्यू स्टोर हो गई। लेकिन देखिए इसमें अगर मैं अभी इसको चलाता हूँ तो ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? ये जो कन्वेंशन है कि मैं वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही उसे इनिशियलाइज करूंगा, ये पुराने स्टैंडर्ड्स में अलाउड नहीं है। यानी जो C++ का C++11 नाम से 2011 नाम से नए स्टैंडर्ड्स जारी हुए हैं, उसमें ये अलाउड है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये नए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो लिखा है ये वर्क करे, इसमें एरर ना आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ी सी सेटिंग्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। कोड ब्लॉक्स में ऊपर ये सेटिंग्स का ऑप्शन रहता है, आप इस पर क्लिक करिए, इसमें कंपाइलर का ऑप्शन है। जब कंपाइलर के ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, हैव G++ फॉलो द C++11 ISO C++ लैंग्वेज स्टैंडर्ड। यानी आपको इसको चेक करना है, मतलब आप ये स्टैंडर्ड्स को कंसिडर करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो 98 के स्टैंडर्ड्स को कंसिडर करता है। तो अभी मैं ओके करता हूँ। ये मैंने स्टैंडर्ड्स में चेंजेस कर दिए हैं। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करने वाला हूँ, तो मैं कंपाइल रन करता हूँ। अब देखिए ये चल गया है। ये चल गया है, इसका मतलब है अभी आउटपुट तो कुछ हमारे को दिखना नहीं है क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया, लेकिन ये चीज़ अब वर्कआउट हो रही है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि डायनेमिक एरे में कैपेसिटी डबल होती जाती है, लेकिन जब आप डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करते हो, जैसे कि अभी आपने डिक्लेयर करते वक्त 3 वैल्यू से इनिशियलाइज किया, तो इस समय इसकी कैपेसिटी क्या होगी? तो इस समय क्योंकि आप बनाते वक्त, मैंने यहाँ पे पिछली बार क्या किया था, कैपेसिटी स्टार्ट की थी 1 से। ये 1 कैसे डिसाइड हुआ? बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आप वेक्टर को बनाते वक्त इनिशियलाइज करोगे, और जैसे कि मैंने 3 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, तो इनिशियली कैपेसिटी होगी 3। ठीक है, और इसका मतलब है कि 3 वैल्यूज इसमें रखी जा सकती हैं। अब अगर मान लीजिए तीनों वैल्यूज इसमें फिल हो चुकी हैं और अब मुझे और वैल्यू रखनी है, तो ये इसका डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 6 हो जाएगा। फिर ये सब भर जाएगा तो ये इसका डबल हो जाएगा 12। यानी कैपेसिटी की जो इनिशियल वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट भले ही 1 होती है, लेकिन जब आप उसमें वैल्यू डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करते हैं तो जितनी वैल्यू से आप इनिशियलाइज कर रहे हैं वो उसकी इनिशियल कैपेसिटी कहलाती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैपेसिटी की, क्योंकि इट जस्ट मैटर की कैपेसिटी की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, उससे डबल होता जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, एक वेक्टर बनाया, वेक्टर के अंदर 3 वैल्यूज रखी। अभी और क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे हम डेटा रखते हैं ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। अब ये यहाँ पे जो एग्जांपल दिया उसमें इंट की जगह स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसलिए मैंने वैल्यूज स्ट्रिंग रखी हुई हैं। तो आप यहाँ पे जो टाइप लिखेंगे उस टाइप की वैल्यूज आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। ओके, अच्छा, और भी कई तरह से अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका ये तो आपने समझ ही लिया कि मैंने जब वेक्टर बनाया, इंट लिखा, v1 बनाया, तो एक 0 लेंथ का वेक्टर क्रिएट हो गया वेक्टर। इसके बाद फिर अगर ऐसा हम लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, एक ऐसा वेक्टर बन गया जिसमें 5 कैर एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, मतलब हमने उसका साइज भी मेंशन किया। तो यस, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बोली भी थी कि जब हम वेक्टर बनाते हैं, जैसे कि ये वेक्टर बना हुआ है और मैं इस पर कुछ असाइन नहीं करूं, तो इस समय मैंने कोई साइज मेंशन नहीं करा। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि वेक्टर बनाते वक्त हम साइज मेंशन करना चाहते हैं कि नहीं। तो 0 लेंथ का वेक्टर क्रिएट हो गया इस सिचुएशन में। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं हम वेक्टर बनाएं और बनाते वक्त उसका कुछ साइज मेंशन कर दें, जैसे मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ v2 और इसका साइज मेंशन कर देता हूँ 4, तो क्या होगा कि 4 लेंथ का एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम 4 कैरेक्टर वैल्यूज रख सकते हैं। गॉट इट? तो इसका मतलब यहां पर मैंने साइज बताया। अगर हम चाहते हैं कि वेक्टर बनाते वक्त साइज भी बताएं और उसमें कुछ इनिशियलाइजेशन भी करें, तो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं एक और वेक्टर बनाता हूं, इस बार इसमें लिख देता हूं इंट और इसका नाम रख लेता हूं v3।
मैंने चाहा कि इसका साइज हो 5, मतलब 5 इंट ब्लॉक्स इसकी लेंथ है, तो कैपेसिटी क्या होगी 5। तो ये जो V3 बना, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ और नए सिरे से बनाता हूँ। ओके, तो जो V3 बना उसकी कैपेसिटी क्या है 5। ठीक, 0 1 2 3 4, तो ये है हमारा V3। तो इसकी कैपेसिटी हो गई 5 और सभी इंट ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसके बाद क्या लिखा, 5 के बाद कॉमा लगाया और कॉमा लगा के मैं लिख रहा हूँ लेट्स से 10। ये 10 क्या है, 10 है वो वैल्यू जो इन पांचों ब्लॉक्स में चली जाएगी, यानी इसमें भी 10 स्टोर, इसमें भी 10 स्टोर, इसमें भी 10 स्टोर, इसमें भी 10 स्टोर, इसमें भी 10 स्टोर। गॉट इट। मैं एक और बनाता हूँ वेक्टर, इस बार मैं टाइप कुछ और रख लेता हूँ, लेट्स से स्ट्रिंग। ठीक है, और बना देता हूँ V4। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3, सिर्फ 3 और कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक वेक्टर बना V4 नाम का जिसमें 3 स्ट्रिंग्स को रखने के लिए ब्लॉक्स हैं। ठीक है, यानी V4 एक वेक्टर है जिसमें 3 स्ट्रिंग्स को रखने के लिए ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 0 1 2। अब मैं चाहता हूं तीनों ही स्ट्रिंग्स क्या हो जाए बाय डिफॉल्ट, लेट्स से हेलो। तो तीनों में वैल्यू स्टोर हो जाएगी हेलो। इसका मतलब यहां पर स्टोर हो जाएगा हेलो, यहां पे स्टोर हो जाएगा हेलो, यहां पे स्टोर हो जाएगा हेलो। तो अगर आप वेक्टर बनाते वक्त जितने लेंथ का वेक्टर बनाना चाहते हैं और उसमें सभी में सेम वैल्यू रखना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ये आपको तीनों तरीके पता चले डिक्लेरेशन के। अच्छा, वेक्टर पे ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर भी काम करते हैं, तो आप दो वेक्टर्स को इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। अब कुछ हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स और फंक्शंस जो वेक्टर से रिलेटेड हैं, वेक्टर क्लास में हैं। जैसे कि हम एरे को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम वेक्टर में भी कर सकते हैं। आइए प्रोग्रामिंग के जरिए इस बात को समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग वेक्टर्स बनाए, V1 V2 V3 V4, राइट। अब मैं V4 जो अभी अपने हाल में वेक्टर बनाया इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ सी आउट, और मैंने लिखा V4 स्क्वायर ब्रैकेट 0। आप देख रहे हैं कि V4 एक एरे की तरह यूज हो रहा है, और इसमें भी हम कैसे जैसे एरे के इंडेक्सेस लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं। तो V4 0 पहली स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। देन थोड़ी सी स्पेस प्रिंट करा लेता हूँ, या एक काम करते हैं हम एंडल लिख देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए, और उसके बाद मैं यही स्टेटमेंट 3 बार लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इंडेक्स कर देता हूँ 1, यहाँ पर इंडेक्स कर देता हूँ 2। अब आप सोचिए ज़रा इसका आउटपुट क्या होगा। V4 0, V4 1, V4 2। तो अभी डायग्राम में समझे, V4 0 मतलब ये पहला वाला, ठीक है, ये है V4 0, ये है V4 1, ये है V4 2। तो आइए इसको रन करते हैं। मैंने इसको रन किया, आप देख सकते हैं 3 बार हेलो दिखाई दे रहा है, जिसका रीज़न ये है कि तीनों जगह पर हेलो है। अच्छा, अगर V1 को मैं बनाते वक्त इनिशलाइज करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, मैंने 5 वैल्यू से इनिशलाइज कर दिया। तो ये V1 क्या है? V1 बेसिकली एक वेक्टर बना होगा, ठीक है, कलर चेंज करता हूँ, और इस V1 वेक्टर में कितनी जगह है? 5। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, और इसमें वैल्यू क्या रखी है? 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब इस बार मैं प्रिंट कराने के लिए लूप का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं मुझे।
और मैं यहाँ लिखता हूँ एक लूप फॉर, यहाँ पे एक आई वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू 4 तक चलाता हूँ, आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ v1 i। क्या होगा, v1 0 हो जाएगा सबसे पहले, i की वैल्यू क्योंकि शुरुआत में 0 रहेगी, v1 0, v1 1, v1 2, v1 3, इस तरह से वैल्यूज़ प्रिंट होती जाएंगी। देखिए रन करता हूँ, 10 20 30 40 50 इस तरह से प्रिंट हो रहा है। यस, तो ये हमको समझ में आया कि हम किस तरीके से एरे की वेक्टर के वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। जैसे हम एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम कर सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर हमने देखा। अब बात करते हैं एक और प्रीडिफाइंड फंक्शन की जो कि वेक्टर क्लास में बना हुआ है, पुशबैक। पुशबैक फंक्शन से क्या होता है, हम लास्ट में एंड में एक वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। वेक्टर एक तरह की लिस्ट है, एक लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, तो उसमें हम लास्ट में अगर वैल्यू रखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं पुशबैक। इसको भी प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। अभी ये सारा हटा देता हूँ और मान लीजिए मैंने वेक्टर बनाया तो है लेकिन अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी है, ठीक है। डायग्राम से समझे अभी क्या हुआ होगा। ये सब कुछ मैं हटाता हूँ, एक नए सिरे से बनाता हूँ। अभी v1 नाम का वेक्टर हमने बनाया, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कैपेसिटी क्या है, ये कैपेसिटी भी मैं जान सकता हूँ। कैसे जान सकता हूँ, मैं लिखता हूँ सी आउट और प्रिंट कराता हूँ v1 डॉट कैपेसिटी। कैपेसिटी एक फंक्शन है, अभी आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी। तो कैपेसिटी फंक्शन क्या रिटर्न करता है कि इस वेक्टर की कैपेसिटी क्या है। अभी मैं इसको अगर रन करूं तो मुझे पता चलेगी कि इस वेक्टर की कैपेसिटी फिलहाल 0 है। यानी जब वेक्टर बनता है और ब्लैंक होता है तो उस समय उसकी कैपेसिटी 0 पे सेट होती है। तो इसका मतलब अभी कोई मेमोरी ब्लॉक नहीं बना है, तो इसकी जो कैपेसिटी है ये अभी 0 है, ठीक। अब मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा v1 डॉट पुश बैक और इसमें एक वैल्यू पास कर देता हूं, लेट्स से 10। अब ये 10 इंसर्ट हो जाएगी। तो 10 जब इंसर्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं तो सबसे पहले क्योंकि कैपेसिटी 0 है इंसर्ट नहीं हो सकता, तो कैपेसिटी की वैल्यू पहले चेंज होकर 1 होगी, उसके बाद एक ब्लॉक बन जाएगा और जो वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हैं वो उसमें चली जाएगी जिसका इंडेक्स 0 होगा। ये हो गया होगा, ठीक है। अभी इस बात को अगर हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये कैपेसिटी इसके बाद फिर प्रिंट कर देते हैं, ठीक। तो कैपेसिटी 2 बार प्रिंट हो रही है। अच्छा, कैपेसिटी प्रिंट कराने के बाद मैं एंड एल लिख देता हूं ताकि लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। और इनफैक्ट एक काम और कर देते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं करंट कैपेसिटी इज, ठीक है ना। और बिल्कुल यही चीज हम नीचे भी प्रिंट करा देते हैं। अब मैं इसको रन करता हूं। देखिए इनिशियली करंट कैपेसिटी 0 थी, आप देख सकते हैं जब हमने वेक्टर बनाया था उस समय हमने कैपेसिटी प्रिंट कराई तो 0, फिर जब मैंने पुश बैक करके एक वैल्यू इंसर्ट कर दी तो देखिए कैपेसिटी कितनी हो गई, 1। अब आपका डाउट आ रहा होगा कि अगर हम एक और वैल्यू इंसर्ट कर दें, ठीक है, यस, एक और वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू इंसर्ट करते वक्त मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ 20। तो क्या होगा, होगा ये कि कैपेसिटी क्योंकि 1 है इंसर्ट नहीं हो सकती वैल्यू, तो कैपेसिटी की वैल्यू पहले डबल कर देंगे, दैट इज़ 2, और उसके बाद फिर यहाँ पर 2 ब्लॉक्स बन जाएंगे और दूसरे वाले ब्लॉक में 20 स्टोर हो जाएगा। तो कैपेसिटी हो जाएगी इसकी 2 और 10 20 दोनों स्टोर हो जाएगा। तो मैं कैपेसिटी को अगर दोबारा से प्रिंट करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ और इस बार, अच्छा यहाँ पर भी मैं एंडल लगा देता हूँ ताकि अलग अलग लाइन से दिखे। चलिए इस बार अब चला के देखें तो बिल्कुल सही है, करंट कैपेसिटी 0, फिर 1, फिर 2, कैपेसिटी डबल होती जा रही है। अच्छा, अब आपका डाउट ये होगा कि अगर एक बार फिर हम इसी तरीके से लिखें, यानी यही का यही कोड मैं कॉपी कर लेता हूं, क्या हुआ इससे, यहां पर मैंने अब तीसरी वैल्यू रखी है 30। तो जब मैं 30 रखना चाहता हूं इसमें
तो मैं देखता हूँ कैपेसिटी तो इसकी 2 है, तो इसमें 30 तो स्टोर नहीं हो सकता, तो इसकी कैपेसिटी डबल होके 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, लेकिन 30 स्टोर केवल यहाँ होगा। तो वैल्यू मैंने 3 ही रखी है, लेकिन कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 4 हो चुकी होगी। देखें, इसको रन करते हैं। कैपेसिटी पहले थी 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 4। ये आपको समझ में आया होगा। जब मैंने 10 एंटर किया तो 1 हो गई कैपेसिटी, 20 एंटर किया तो 2 हो गई, और 30 एंटर किया तो 4 हो गई, डबल हो गई। यानी इसके बाद अभी एक और वैल्यू एंटर करूंगा तो भी कैपेसिटी 4 ही रहेगी। ठीक है, इनफ, ये समझ में आ गया होगा। पुश बैक के बाद अब देखते हैं पॉप बैक। पॉप बैक फंक्शन से वैल्यू डिलीट हो जाती है, तो इससे एरे का साइज भी रिड्यूस होता है। तो एरे का साइज कैसे रिड्यूस होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो सिचुएशन बताई आपको, अभी 10, 20, 30 इसमें कुछ और वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे ये मैंने पुश बैक किया हुआ है, तो मैं कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। अब ज़्यादा वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं बार बार उस तरह का कोड लिखूँ, उससे बेटर ये होगा कि क्यों ना मैं एक लूप लगा लूँ। एक लूप लगा लेता हूँ, आई वेरिएबल बना लिया, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, और आई लेस देन इक्वल टू 9 कर देता हूँ, मतलब 10 बार चलेगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पुश बैक फंक्शन कॉल हो रहा है, 10 बार कॉल हो रहा है, और इसमें जो वैल्यू जा रही है वो रख लेता हूँ 10 इंटू आई प्लस 1। तो आई इनिशियली कितना है, आई इनिशियली 0 है, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो पहले 10 जाएगा, फिर 2 इंटू 10 20 जाएगा, फिर 30 जाएगा, फिर 40 जाएगा, ऐसे करते हुए लास्ट वैल्यू 100 जाएगी। ये वैल्यूज़ इसमें चली जाने के बाद आप कैपेसिटी प्रिंट कराएंगे तो कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब मैंने यहाँ 100 यहाँ 10 वैल्यूज़ रख दी। 10 वैल्यूज़ रखने के बाद कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, इसको पहले यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए इनिशियली क्या सिचुएशन थी, एक बार फिर से बनाता हूँ। V1 हमारे पास है, कैपेसिटी इनिशियली 0 है, फिर मैंने एक एक करके वैल्यू रखी। पहले रखी मैंने 10, तो कैपेसिटी की वैल्यू हो गई होगी 1, और 10 इसमें स्टोर हो गया होगा। ठीक है, फिर मैंने एक और वैल्यू रखना चाहा, जगह नहीं थी, तो कैपेसिटी पहले इंक्रीज हुई। अब इसमें 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं 20। अभी और वैल्यू रखनी है, तो कैपेसिटी फिर डबल हो गई 4, तो इसमें जाएगी 30। ठीक है, पर अभी भी जगह है, इसलिए कैपेसिटी डबल नहीं होगी, और यहाँ हो जाएगा 40। फिर और वैल्यू 50 जाना है, तो कैपेसिटी कम है, तो इसको डबल कर देंगे, दैट इज़ 8। तो अब यहाँ पर जगह हमारे पास बढ़ चुकी होगी। तो अब मैं वैल्यू इसमें रख सकता हूँ 50। 60 रखने पर भी कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, 70 रखने पर भी कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, 80 रखने पर भी चेंज नहीं होगा, पर 90 रखने के लिए मुझे फिर कैपेसिटी को डबल करना है, यानी 16 हो जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल मिला के 16 है। अब यहाँ जगह आपको थोड़ी कम दिख रही है, पर ठीक है, ये जैसे ये टोटल 8 थे हमारे पास, तो ये भी हमारे पास 8 हैं, तो 16 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। तो 90 स्टोर होने में कोई दिक्कत नहीं है, 100 स्टोर होने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम स्टोर कर नहीं रहे, तो हमने 10 वैल्यू रखी है, तो 10 वैल्यू के लिए भी कैपेसिटी 16 होनी चाहिए। तो कैपेसिटी एक बार मैं पहले प्रिंट करा रहा हूँ और 10 वैल्यू रखने के बाद प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, ये तो पुराना आउटपुट है, इसको क्लोज करता हूँ। अब फिर से मैं इसको रन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं करंट कैपेसिटी 0 थी, लेकिन जब हमने ये 10 वैल्यू इंसर्ट कर दी तो कैपेसिटी हो गई 16, और इसका रीज़न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें पॉप करता हूँ, तो मुझे क्या लिखना है, V1 डॉट पॉप बैक, यानी लास्ट से वैल्यू को मुझे पॉप करना है। इससे क्या होता है, जो लास्ट वाली वैल्यू है वो उसमें से निकल जाएगी। अच्छा, इसके बाद फिर मैं कैपेसिटी को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो हमें समझ में आएगा, एक एक करके हम वैल्यूज़ को अब निकालने वाले हैं। तो डायग्राम में समझें। अब मैं इस 100 को यहाँ से पॉप करने वाला हूँ, तो जब मैं 100 को यहाँ से पॉप करूँगा तो क्या कैपेसिटी में कोई चेंजेस होना चाहिए? नहीं, 100 को निकाल लिया, पर कैपेसिटी अभी भी 16 ही रहेगी। देखिए, मैं इसको रन करता हूँ, कैपेसिटी अभी भी 16 है, मैंने पॉप कर दिया उसके बाद भी। ठीक है,
यहां पर मैं लिख देता हूं सी आउट आफ्टर पॉप, ठीक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, फिर से रन करूं। ये रन किया, आप देख सकते हैं आफ्टर पॉप करंट कैपेसिटी इज 16। ठीक, यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन से दिखे। अच्छा, मैं एक और वैल्यू पॉप करता हूँ, यानी एक पॉप फंक्शन फिर से कॉल करता हूँ, और कॉल करने के बाद मैं एक बार फिर कैपेसिटी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। तो अभी डायग्राम में समझे क्या हुआ, 90 भी निकल गया। 90 निकलने से क्या हुआ, 90 निकलने से ये हुआ कि अभी मेरे पास 8 ही वैल्यू बच रही हैं। ठीक है ना, तो देखिए मैं रन करता हूं, अभी भी कोई चेंज नहीं है, अभी भी कैपेसिटी 16 है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये 8 ब्लॉक्स फिल्ड हैं और ये 8 ब्लॉक्स बने हुए लेकिन खाली है। अब मैं एक और वैल्यू पॉप करता हूं, ठीक है, और एक और वैल्यू पॉप करने के बाद फिर से कैपेसिटी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। अब मैं जब पॉप करूंगा तो कौन सी वैल्यू पॉप होने वाली है, 80। अच्छा, जब मैं 80 पॉप कर दूंगा तो अब मेरे पास 7 वैल्यू है, तो मेरे पास 8 साइज का जो एरे है वो सफिशिएंट है। तो ये कैपेसिटी की वैल्यू रिड्यूस होकर वापस क्या हो जानी चाहिए, 8। ऐसा हो जाना चाहिए। देखें होता है कि नहीं, रन करता हूं, नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कैपेसिटी रिड्यूस नहीं हो रही है, इसमें कैपेसिटी बढ़ती जा रही है पर रिड्यूस नहीं हो रही अगर हम पॉप करते हैं वैल्यू। तो पॉप करने से रिड्यूस नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है, पॉप से एक एक वैल्यू कम होती जा रही है उसमें। ओके, अगला फंक्शन है कैपेसिटी, जिसको अभी हम समझ चुके हैं। कैपेसिटी फंक्शन से हम देख पाते हैं कि कितनी जगह उस वेक्टर के अंदर है। अब एक और फंक्शन है साइज। अब कैपेसिटी और साइज में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, साइज ये बताता है कि टोटल एलिमेंट्स अभी वेक्टर के अंदर कितने हैं, और साइज कितना है, इन दोनों बातों में फर्क है। जैसे कि अभी की सिचुएशन में यहां पे एलिमेंट्स हैं 7 और कैपेसिटी इसकी 16 है, तो मैं दोनों चीजें आपको प्रिंट करके बताता हूं। करेंट कैपेसिटी इज 16 आना चाहिए, और फिर मैं एक और सी आउट इसके जस्ट बाद लिख देता हूं, लेकिन इस सी आउट में लिखता हूं करंट या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, और यहां पे लिख देता हूं साइज। तो आपको समझ में आया, कैपेसिटी और साइज दो अलग अलग बातें हैं। साइज फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, साइज फंक्शन रिटर्न करेगा अभी करेंटली कितने एलिमेंट्स उस फैक्टर के अंदर रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे आ रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 7। तो जैसा कि हमने यहां पे डायग्राम में देखा था 7 एलिमेंट्स इसके अंदर है। इससे एक फायदा और हुआ कि मैं अगर इन सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहता हूं, ठीक है, जैसे अब ये सब हटा देता हूं, ठीक, 10 वैल्यूज मैंने रखी हैं यहां पर, ठीक है, अभी 10 वैल्यूज हो गई हैं, इसमें वापस से 10 वैल्यूज हो गई हैं, ठीक। तो अब मैं इन 10 वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहता हूं। तो प्रिंट कराने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, एक एरे बना सकता हूं, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकता हूं। पहले मुझे ये तय करना होता था कि आई की वैल्यू कहां तक जाएगी, पर क्योंकि वेक्टर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स घटते बढ़ते रहते हैं तो हमें हमेशा दिक्कत रहेगी कि अपर लिमिट क्या रखें, लास्ट इंडेक्स क्या रखें। तो मैं लिखता हूं आई लेस देन v1 डॉट साइज। इससे क्या होगा, जितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उतनी बार ही ये लूप चलेगा। और यहां पे लिख देता हूं सी आउट हैंडल और v1 i, तो ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। तो आप देखिए 10 से लेके 100 तक ये सारे एलिमेंट्स को इसने प्रिंट कर दिया। तो आपने देखा साइज फंक्शन का काम। इसी तरह से एक फंक्शन है क्लियर। ये क्या करता है, ये वेक्टर के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबको क्लियर कर देता है, सारे रिमूव हो जाते हैं।
तो एक बार इसको भी चला के देखते हैं कि क्लियर चलने से क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ v1 डॉट क्लियर, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स डिलीट हो गए होंगे। इसके बाद एक बार क्यों ना साइज़ और कैपेसिटी दोनों प्रिंट करा के देख लिया जाए। तो ये मैं कैपेसिटी प्रिंट करा रहा हूँ और उसके बाद मैं साइज़ प्रिंट कराऊंगा, टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ साइज़। एक बार ये प्रिंट होने के बाद एक बार जब क्लियर हो गया तो करंट कैपेसिटी तो उतनी ही है 16, लेकिन टोटल उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 0, यानी सारे एलिमेंट्स निकल चुके हैं, लेकिन जो कैपेसिटी है उसकी अभी भी 16 ही है। गॉट इट। तो क्लियर फंक्शन आपको क्लियर हुआ। अच्छा, एक और फंक्शन होता है ऐड, ये आपने एरे क्लास में भी पढ़ा है। ये ऐड क्या करता है, आप इसको इंडेक्स बताएं, ये उसका डेटा रिटर्न कर देता है। जैसे मैं अभी इस प्रोग्राम में करके बताता हूँ, ये लाइन हटा देता हूँ क्लियर वाली, ठीक है। अब मुझे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पर वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ v1 डॉट एट, और मैंने बोला थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो क्यों ना मैं उसको प्रिंट करा लूँ, सी आउट वैल्यू एट इंडेक्स 3 इज, ठीक है। ये लास्ट वाला देखिएगा, ये इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैंने इसको रन किया, आप देखिए इंडेक्स नंबर 0 पे 10 रखा है, 1 पे 20 रखा है, 2 पे 30 रखा है और 3 पे 40 रखा है। तो इसने बोला वैल्यू एट इंडेक्स 3 इज 40, ठीक है। एक और फंक्शन हम देखते हैं फ्रंट, और एक और फंक्शन है बैक। फ्रंट और बैक फंक्शन इस वेक्टर की पहली और आखिरी वैल्यू को रिटर्न करेंगे। जैसे यहां पर 10 वैल्यूज रखी हैं, तो पहली वैल्यू है 10 और आखिरी वैल्यू है 100। तो फ्रंट ये हो गया और बैक 100 हो गया। तो यहां पर मैं इस लाइन को हटा देता हूं और इसकी जगह पर लिख देता हूं सी आउट फर्स्ट वैल्यू इज, और यहां लिख देता हूं v1 डॉट फ्रंट, ठीक। सी आउट बैकस्लैशन, यहां पे बैकस्लैशन लगा देता हूं ताकि नई लाइन से दिखाई दे। लास्ट वैल्यू इज v1 डॉट बैक। चलिए अब इसको रन करता हूं। आप देखिए फर्स्ट वैल्यू इज 10 और लास्ट वैल्यू इज 100, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी हमने इटरेटर्स नहीं पढ़े हैं, वरना हम इटरेटर्स से जुड़े हुए फंक्शंस भी इसमें देख सकते हैं। जैसे आपका एक डाउट ये हो सकता है कि क्या वेक्टर में ऐसा हो सकता है कि हमें बीच में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो क्या हम कर सकते हैं? मैं कहूँगा यस, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इटरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इटरेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये अभी हमने सीखा नहीं है। फिर भी मैं आपको एक कोड लिख के बताता हूँ जिसमें इटरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ मैं बीच में भी वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। तो देखते हैं इस कोड में। मैं यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट करा, पहले तो वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, है ना। ये जो कोड है इसने क्या किया, 10 वैल्यूज प्रिंट करा दी। 10 वैल्यू प्रिंट होने के बाद अब मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ बीच में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इटरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा वेक्टर, ठीक है, इंट, ठीक, स्कोप रेजोल्यूशन इटरेटर, ठीक है। और इटरेटर का कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे मैंने रख लिया IT, इट, ठीक है। अब मैं इटरेटर एक पॉइंटर की तरह है जो इस एरे के किसी पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो मैंने बोला v1 डॉट बिगिन, ठीक है। तो ये इसने पहले वाले ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट किया। तो कुछ ऐसा समझिए कि एक इटरेटर बन गया है जिसका नाम है IT, ओके। ये जो इटरेटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पहले वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यानी बिगिनिंग पे है वो।
हम एंड पे भी ले जा सकते थे उसको। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर जगह पर इंसर्ट कराना है, तो मैं लिखूँगा v1 डॉट इंसर्ट, एक फंक्शन है, और इसमें देता हूँ इट। अब कहाँ पे आपको इंसर्ट कराना है, जैसे आप कहते हैं मुझे इंसर्ट कराना है 10, 20, 30, 30 के बाद और 40 के पहले, बीच में इंसर्ट कराना है 30 के बाद। तो इसका इंडेक्स क्या है, ये था 0, ठीक है, इसके बाद इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, तो इंडेक्स नंबर 2 के बाद तो मैं अगर 8 रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाले ब्लॉक को, तो उसमें मैं ऐड कर देता हूँ 2, तो इंडेक्स नंबर 2 पे पहुँच जाएंगे। और उसके बाद मैं क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से हमें कहाँ इंसर्ट करना है, हमें इंसर्ट करना है 30 के बाद ना, तो 30 और 40 के बीच में एक नंबर मैं रख लेता हूँ 35, तो मैंने 35 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके बाद फिर से सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करा दूंगा। इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा, ये फ्रंट बैक हटा देता हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि बीच में अगर वैल्यू इंसर्ट हुई है तो वो प्रिंट हो जाएगी। रन करता हूँ, ओके। आप देख रहे हैं कि पहले जो 10 वैल्यू एंटर हो रही हैं वो तो 10 से 100 तक हो रही हैं, पर आगे की जो 10 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं वो 10, 20 के बाद, मैं 30 के बाद रखना चाहता था 35, पर वो 20 के बाद चला गया। अच्छा, रीज़न क्या है, आपने जो ऐड किया है वो है 2, तो इसका मतलब दो ब्लॉक आगे, तो 2 ब्लॉक आगे का मतलब हो जाएगा पहला ब्लॉक है 10 और दूसरा ब्लॉक है 20। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता तो इसका मतलब होता इसमें 0 ऐड कर रहा हूँ, तो 35 बिगिनिंग पे ऐड हो जाता, बिगिनिंग पे ऐड हो जाता मतलब 10 से भी पहले। तो देखिए यहाँ पे 10 से लेके 100 तक होने के बाद 35 कहाँ इंसर्ट हुआ, ये दोबारा प्रिंट हो रहा है। ओके, मैं इसमें थोड़ा सा गैप कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना जाए। मैं यहाँ पे सी आउट लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर ये जो गैप है बैकस्लैश n से बना देता हूँ 2 बार, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए पहले जो 10 से 100 तक नंबर प्रिंट हुए वो अलग, और उसके बाद फिर से नंबर प्रिंट हो रहे हैं 10 से 100 तक, लेकिन पहले मैंने 35 इंसर्ट करा दिया। तो मैंने बिगिनिंग पे अगर 35 को इंसर्ट कराना है तो मैंने लिखा इट, पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इट प्लस 1, तो बिगिनिंग से बाद में मतलब कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, 10 के बाद और 20 के पहले। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड करूँगा तो कहाँ ऐड हो जाएगा, 20 के बाद लेकिन 30 के पहले। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3, तो कहाँ ऐड हो जाएगा, 30 के बाद लेकिन 40 के पहले। यस, तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो जो हमको चाहिए था वो आ जाएगा। देखिए 35 कहाँ पे आ चुका है, 30 के बाद और 40 के पहले। तो इटरेटर जब हमको आता होगा तो हम कहीं पर भी इंसर्शन कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लास्ट में इंसर्ट कर पाएंगे, हम कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। आज हमने बहुत डिटेल में इस लेक्चर को देखा है, वेक्टर क्लास के बारे में समझा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वेक्टर क्लास को अब आप यूज़ कर पाएंगे। यदि आप इस तरह के और भी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन, सबके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको। और काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स हैं और डेली एक नया वीडियो आ जाता है इसमें, तो आप जब भी इसको ओपन करेंगे इसमें कुछ नए वीडियोज़ आपको हमेशा दिखाई देंगे। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल वेबसाइट हो सकती है, तो आप इसको बुकमार्क कर लीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये हिंदी में है, दूसरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जैसे कई लोग होंगे जिनको इसकी ज़रूरत होगी, और मेरा मकसद है फ्री में इसको सब तक पहुंचाना। तो सब तक अगर ये आप अपने तक ही रखेंगे, आप ही यूज़ करेंगे, तो ये सब तक नहीं पहुंच पाएगा। ये आप तक भी इसलिए पहुंचा है क्योंकि किसी ने शेयर किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि यदि आपको लगा कि ये बहुत काम का है तो ये दूसरों तक आपको भी पहुंचाना है। आप इस वीडियो को, आप मेरी साइट को अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए ताकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।